बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कल हमने हाइड्रोजन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया और आप उसको अच्छे से रिवाइज करना बेटा, जिस फॉर्म में हमने पढ़ा था, जिस फ्लो चार्ट में हमने पढ़ा था, फिर हमने उसको डिटेल में भी पढ़ा था, वो सारी चीजें बेटा रिकॉल करते रहना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज की हमारी कोशिश है कि हम इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले जानेंगे क्या होते हैं, फिर हम कवर करेंगे अल्कली मेटल्स के बारे में। ठीक है, अल्कली मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम कवर करेंगे। तो मैं आपको चैप्टर का ब्रीफ दे देती हूँ। वो क्या है ना, जब हमें चैप्टर का ब्रीफ मिल जाता है तो चैप्टर को पढ़ना और इजी हो जाता है। ठीक है बेटा, ये जो चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले तो हम जानेंगे क्या होते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा हमारे पास दो ही ग्रुप्स आते हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास, दैट इज ग्रुप 1, और नंबर 2 आता है हमारे पास, दैट इज ग्रुप 2। हमें सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिनका एस ब्लॉक में प्रेजेंट होता है उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले इनकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? फॉर एग्जाम्पल हो गई इनकी एटॉमिक रेडियस, कंपैरिजन करेंगे इनकी एटॉमिक रेडियस का। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके कलर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फ्लेम टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सारे की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर करने के बाद फिर हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? यही जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, हम पढ़ेंगे इनकी रिएक्शंस। रिएक्शन विद एयर हो गया, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनोमोलस बिहेवियर। किसका बेटा? ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के फर्स्ट मेंबर का जो एनोमोलस बिहेवियर होता है, क्यों होता है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हमारे सिलेबस में है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हम बिल्कुल डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और एट लास्ट मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी जहां पर ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कंपैरिजन करेंगे। वो फ्लो चार्ट कवर करने के बाद हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे। लेकिन बेटा थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है बेटा, जो फ्लो चार्ट्स होते हैं वो देखकर हम खुद बनाएं तब ज्यादा मजा है, लेकिन फ्लो चार्ट भी समझ में तब आएगा जब हमें डिटेल्ड कंसेप्ट पता होगा। तो मैं जो आपको थ्योरी प्रोवाइड करती हूँ वो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी प्रोवाइड इसीलिए हो जाती है बेटा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपके पास होना चाहिए कि कंसेप्ट कहता क्या है, उसके लिए थ्योरी रिक्वायर्ड होती है। और एट लास्ट हम फ्लो चार्ट बनाते ही हैं, जैसे कि हमने हार्डनेस मेथड पढ़े, जो भी चीजें हमने हाइड्रोजन में भी कवर की, सेम एज इट इज बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी थ्योरी है, पहले वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद एट लास्ट मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कंपैरिजन आपको लिखवा दूंगी, तो वो फ्लो चार्ट एंड में हो जाएगा कवर। थैंक यू दीदी। उसके बाद बेटा आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। यस बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स, क्योंकि ये सारी चीजें हमने पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी पढ़ी है। क्लियर? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? एस सबशेल में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट बेटा, ये जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट और एस सबशेल में क्या डिफरेंस है बेटा? एस ब्लॉक हमारे पास क्या होता है, जो लास्ट ऑर्बिटल होता है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को भरा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो हर इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। और एस सबशेल क्या होती है बेटा? हमारे पास 4 सबशेल होती हैं, एस पी डी एफ, तो उनमें से एक हमारे पास एस सबशेल भी होती है, तो बात लगभग एक ही है। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये दो तरीके से क्लासिफाई हुए हैं। कैसे कैसे बेटा? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? जिन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब सबसे पहली बात कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप 1 में हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, लीना की रब से फरियाद, फ्रेंशियम। और ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे पास कौन कौन से बेटा? दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो ये बेरिलियम है इट इज नॉट अ अल्कलाइन अर्थ मेटल, नॉट अ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये वो बेसिक चीजें बेटा जो हमने ऑलरेडी कहाँ डिस्कस कर ली हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पीरियोडिक टेबल में। अब इन्हें अल्कली और इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? इन्हें अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में अल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, और इनके भी जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं वो भी वाटर में क्या करते हैं? अल्कलाइन बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें अर्थ की कोर पे मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। मैम बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों है? क्योंकि इसका जो ऑक्साइड होता है उसको जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें एक एम्फोटेरिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, उसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, वो बेसिक सॉल्यूशन नहीं देता, इसलिए बेरिलियम इज नॉट अ अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो हमारे पास दो होते हैं बेटा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब इनका नाम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्यों पड़ा बेटा? एक एस सबशेल जो होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एन एस ऑर्बिटल one s orbital can accommodate maximum of 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक एस ऑर्बिटल जो होता है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है। तो जब उस एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल होता है NS1, और जिसके में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी बेटा, जनरल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर में। हमें जिन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट उन्हें डिस्कस करना है, तो ये उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेटा ग्रुप 1। ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा? दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? जिन्हें हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बताया था, व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स? बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन में जो इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कैसा होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स are known as alkali metals because
देयर हाइड्रोक्साइड्स यानी कि इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को जब पानी में मिलाया गया तो जो हाइड्रोक्साइड्स मिले आर बेसिक इन नेचर। कैसे थे बेटा? बेसिक इन नेचर। तो जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया गया तो जो हाइड्रोक्साइड मिले वो नेचर में कैसे थे बेटा? बेसिक थे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NS1। क्या होता है बेटा? NS1। यहां पर N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N रिप्रेजेंट कर रहा है उस पीरियड को जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग करता है। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनमें सबसे ज्यादा एबंडेंस कौन से एलिमेंट्स की है बेटा? सबसे ज्यादा एबंडेंस है सोडियम और पोटेशियम की। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाते हैं, तो दीज आर हैविंग हायर अबंडेंस। वहीं पे बेटा ये जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है इनमें से कौन सा बेटा? दैट इज फ्रेंशियम। ये जो फ्रेंशियम है ये कैसा होता है? इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है बेटा, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है और दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैसा होता है बेटा नेचर में? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये यूज होता है किस में बेटा? यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। क्लियर? तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है बेटा ग्रुप 1 के, जिन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इनके जितने भी ऑक्साइड्स हैं अगर हम उन्हें पानी में मिलाएं तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा? जिस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे वो नेचर में कैसा होता है बेटा? बेसिक इन नेचर होता है। क्लियर? अब वन बाय वन पहले हम अल्कली मेटल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हर प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसका ऑर्डर निकालेंगे और उसके बाद जब हम ग्रुप 2 में सेम ऑर्डर निकालेंगे तो कंपैरेटिवली चीजें इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट ग्रुप 1 आर कॉमनली नोन एज अल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर विच आर वाटर सॉल्यूबल एंड अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन बोल सकते हैं बेटा और हम इसे क्या बोल सकते हैं बेटा? बेसिक इन नेचर। तो उन्हें हम कहते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स। हमारे पास यही है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। क्लियर बेटा? नेक्स्ट जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्लाइड्स रिपीट हो रही हैं क्या? आई थिंक स्लाइड्स आर रिपीटिंग, फिर से सेम प्रॉपर्टीज आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, वो हम बाद में डिलीट कर लेंगे, पहले हम जनरल बातें कर लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज ऑलरेडी डिस्कस, तो इसे हम डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या होता है? सिंपली आगे हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? जो भी नोबल गैस होती है तो वो भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं दैट ब्रैकेट में क्या आती है बेटा? नोबल गैस। और अगर हम फिर NS1 लिखें तो वो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम N से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज पीरियड नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से, ये बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, ये बिलोंग करता है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड से। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा दैट इज ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। अगर हम बात करें तो जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा? दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्लियर, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है बेटा एक्सेप्ट बेरिलियम, इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज इनके भी जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्साइड क्या होंगे? बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इनके ऑक्साइड्स को जब वाटर में मिक्स किया जाता है, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन देखा जाता है, तो वहां से जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो हाइड्रोक्साइड भी नेचर में बेसिक होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, साथ के साथ वो अर्थ की क्रस्ट पे भी मिलते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, because their oxides react with water to give alkaline solution। alkaline मतलब बेटा basic solutions। और ये जो metal oxides हैं these are found in earth crust। for example बेटा बेरिलियम को alkaline earth metal क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बेरिलियम का क्या होगा बेटा? ऑक्साइड BeO। जब इस बेरिलियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं हम किसके साथ?
वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन होता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का, और ये बिहेव करता है एम्फोटेरिक स्पीसीज की तरह। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, तो वो नेचर में बेसिक तो नहीं हुआ ना, तो इसीलिए बेटा बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, बेरिलियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराओ तो भी वो BeCl2 का फॉर्मेशन कर दे रहा है, और जब इस बेरिलियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो भी ये सोडियम बैरिलेट आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मींस कि ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। इनमें से जो ये बेरिलियम है, इट इज नॉट अ अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर बेटा? क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, तो ये आपने देख लिया। जब इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने फॉर्मेशन किया BeCl2 सॉल्ट का, और जब इसने बेस के साथ रिएक्ट किया तो इसने सोडियम बैरिलेट आयन का फॉर्मेशन किया। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अभी तक हमने सिर्फ इतना जिक्र किया है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन से हैं और उन्हें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। क्लियर? अब काफी बच्चों को ये भी है, मैम ये क्या बेसिक है, ये मत पढ़ाओ, ये हमें आता है। मैंने पहले भी बोला है बेटा, ये लेक्चर्स उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें जीरो से पढ़ना है। जिन्हें सब आता है वो यही सोचते रह जाते हैं बेटा हमें सब आता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में भी अगर छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाए बेटा तो याद करना बड़ा इजी हो जाता है। अगर हमें हर चीज का रीजन पता हो कि इसे ये क्यों क्या कहा जा रहा है और इसे क्यों नहीं कहा जा रहा है, तो इट्स बेटर कि वो हमें चीजें रिकॉल होती चली जाती है। एज यूजुअल जैसे मैंने हाइड्रोजन में करा था, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस में मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी, क्योंकि जब ऑप्शंस होते हैं ना तो हम तुक्के लगाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले प्रैक्टिस करनी है कि हमें चीजें याद हुई या नहीं हुई, फिर जब मैं PYQs डिस्कस करूंगी तब तो ऑप्शंस होंगे ही होंगे। क्लियर है बेटा? अब जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर कौन सा बेटा? ग्रुप 1 में लिथियम, ग्रुप 2 में बेरिलियम, ग्रुप 13 में बोरोन। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, देखो एक बार लिखकर समझा देती हूँ मैं इसे। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1, ग्रुप 2 और यहाँ पे मैंने लिख लिया ग्रुप 13। क्लियर? तो इनके मेंबर्स को एक बार हम लिख देते हैं। तो मेंबर्स हमारे पास कौन से? ग्रुप 1 के हैं हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है बेटा ताकि मैं आपको समझा पाऊं क्या होता है एनोमलस बिहेवियर डायगोनल रिलेशनशिप। तो बेटा ये जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 1 का, ये जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 2 का, और ये जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 13 का, ये अपने रेस्ट एलिमेंट्स, अपने ग्रुप में प्रेजेंट रेस्ट एलिमेंट से कंपैरेटिवली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। दैट मींस अजीब व्यवहार, डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट मेंबर्स। क्योंकि इन्हें एक ग्रुप में रखा ही तो इसलिए गया था कि ये प्रॉपर्टीज सेम शो करते हैं, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर। अब वो तो ठीक है, लेकिन ये एनोमलस बिहेवियर शो करते क्यों हैं? क्योंकि बेटा इनका ना साइज बहुत स्मॉल होता है। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में कंपैरेटिवली ग्रुप 2 के मेंबर्स का साइज स्मॉल होता है, साथ के साथ इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। क्लियर? इनका चार्ज ज्यादा होता है, साइज छोटा होता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई ये एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, क्लियर, shows different properties or anomalous behavior from the rest members, from the rest members in their group, because किसकी वजह से? उनका साइज स्मॉल होता है,
उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब साइज छोटा है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है और एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल। दैट इज द रीजन कि अपने रेस्ट मेंबर्स के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी किसके साथ शो करते हैं? ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने डायगनली प्रेजेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल लिथियम बिलोंग करता है कहां से? लिथियम बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से। कहां से बिलोंग करता है बेटा? सेकेंड पीरियड से। सेकेंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर होते हैं किसके? सेकेंड पीरियड के ग्रुप 1 के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, ये अपने डायगनली प्रेजेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं और इसी को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा। लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ कर रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। तो रीजन क्या था बेटा? वही सारे रीजन थे हमारे पास, ड्यू टू सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो। चार्ज बाय साइज का जो इनका रेशियो होता है वो कंपैरेटिवली सिमिलर होता है, इसी वजह से ये इनके साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम ऐसा है जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा और ग्रुप 2 का मैग्नीशियम ये बनाता है, नेचर में कोवेलेंट होता है। और भी प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होंगी एज इट इज बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे हम कहते हैं बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। अब जस्ट फॉर एक रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन से हम गो थ्रू हो जाते हैं। क्लियर? क्या है भाई? ये बहुत ही इजी से क्वेश्चंस है लेकिन इससे हम जगे रहेंगे क्लास के अंदर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन द एस ऑर्बिटल? भाई एक एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हो? इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। एन एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, S block is comprised of how many groups? S block जो है जिसको हम पढ़ रहे हैं ये कितने ग्रुप से बना हुआ है? It comprised of कितने ग्रुप्स हैं बेटा? 2 ग्रुप्स हैं। कितने हैं बेटा? 2 ग्रुप्स हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन प्रेजेंट है? एक प्रेजेंट है हमारे पास ग्रुप 1 जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और एक है हमारे पास दैट इज ग्रुप 2 जिसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेम अल्कली मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो भाई सबसे कम किसका होता है? लिथियम। लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद दैट इज पोटेशियम। नेम बोला था ना, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद रुबिडियम, लीना की रब से रुबिडियम। उसके बाद सीजियम और उसके बाद फ्रेंशियम। क्लियर? क्या क्या एटॉमिक नंबर होता है? लिथियम का, देन सोडियम, देन पोटेशियम, then rubidium and then cesium and then francium। क्लियर? ये आप मैजिक नंबर से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था why group 1 are called alkali metals? ग्रुप 1 को आप अल्कली मेटल्स क्यों कहते हो? बिकॉज their aqueous solution, their aqueous solution are alkaline, are basic in nature. That's why group 1 elements are called as alkali metals. Next, write the names of alkaline earth metals in increasing order of their atomic number.
उसने बोला है बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो उसमें बेरिलियम नहीं आएगा। क्लियर? तो कौन कौन है बेटा? दैट इज मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ये हमने लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेटा, जिसमें बेरिलियम नहीं आएगा। ये इनके सिंबल्स है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा स्क्रीन पे, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इज नॉट कंसीडर्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल? कोई शक नहीं होना चाहिए, बेरिलियम। नेक्स्ट, व्हाई ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ metals? Because oxides of group 2 elements when dissolved in water, when dissolved in water, जब इन्हें हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, forms बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट, फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसलिए हम इन्हें बोलते हैं अल्कलाइन, यानी कि बेसिक अर्थ मेटल्स, अर्थ की क्रस्ट पे मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विच अल्कली मेटल इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। अल्कली मेटल, लीना की रब से फरियाद, कौन था बेटा? फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। क्लियर? नेक्स्ट, विच एलिमेंट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद? लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है बेटा? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ करता है बेटा? बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। बेरिलियम शो करता है बोरोन, बेटा मांगे कर बोरोन, सिलिकन, सिलिकन के साथ। भाई कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इसमें? हमने अभी ड्रॉ किया था ना, बिल्कुल। बेरिलियम शो करता है एल्यूमिनियम के साथ, बेरिलियम शो करता है एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ। और बोरोन किसके साथ शो करता है बेटा? सिलिकॉन के साथ। क्लियर? तो अभी ड्रॉ करके भी बताया था, फिर से बता देते हैं बेटा। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है ली ना की रब से, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, उसके बाद कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो डायगनली प्रेजेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप। डिस्कस करते हैं बेटा वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज, और सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप 1, जिन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ये इनके सिंबल्स हैं, ये हमारे पास एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दो तरीके होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का पहला तरीका क्या होता है बेटा? कि सबसे पहले हम क्या लिख दें? ब्रैकेट में जो प्रीवियस नोबल गैस है उस नोबल गैस को रिप्रेजेंट कर दें, और फिर ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। या फिर आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जिस तरीके से एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिल, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में नोबल गैस आ गई, कौन सी? हीलियम। अब ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है बेटा? ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये क्या हो गया? 2s1। क्लियर? उसके बाद हमारे पास कौन सी नोबल गैस आती है बेटा? हीलियम के बाद, हीलियम के बाद हमारे पास आती है दैट इज नियॉन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जिनॉन, और उसके बाद रेडॉन। बस पीरियड नंबर चेंज होते जाएंगे। ये 2s1 था, ये आ जाएगा 3s1, ये आ जाएगा 4s1, ये आ जाएगा 5s1,
ये आ जाएगा 6s1, ये आ जाएगा 7s1। क्योंकि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, लिथियम बिलोंग करता है कौन से पीरियड से बेटा, लिथियम बिलोंग करता है, अगर हमें इसका पीरियड बताना हो तो सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड और ये सेवेंथ पीरियड। ये हमारे पास रिस्पेक्टिव पीरियड्स हैं जहां से ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। हमने सिर्फ n की वैल्यू चेंज की है, सेकेंड पीरियड से तो 2s1, थर्ड पीरियड से 3s1, फोर्थ पीरियड से 4s1। बाकी नोबल गैस आती जा रही है जो उतने इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दे रही है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो हम क्या करते, हम लिखना शुरू करते 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये भी 11 इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट किया। वहीं पे बेटा ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो हमने नियॉन के एक साथ दिखा दिए। क्लियर, ब्रैकेट में नोबल गैस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप ऐसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की। पीरियोडिक टेबल चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। हमें ये पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होती है भाई, शेल नंबर बढ़ता है, सब शेल नंबर बढ़ता है। क्लियर, उससे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो सिंपल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में ही कोई एक्सेप्शन नहीं है एटॉमिक रेडियस को लेकर। बट कुछ जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, वो हमने लिखे हैं। क्या बेटा, अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है यानी कि एक पीरियड के अंदर आफ्टर नोबल गैस सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, अल्कली मेटल्स का ही होता है। द अल्कली मेटल्स एटम हैव the largest size in a particular period of the periodic table। किसी भी पीरियड में अगर हम जाते हैं तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि भाई ये मेटल्स होते हैं, फिर हमारे पास पी ब्लॉक आ जाता है और लास्ट में नोबल गैस होती है। तो नोबल गैस जो होती है वो तो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करती है। अगर वो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है तो उसका तो साइज सबसे छोटा होगा, दैट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब इस केस में उनको छोड़कर फिर जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, यानी कि अल्कली मेटल्स का सबसे ज्यादा साइज होता है। सारे के सारे मोनोवैलेंट होते हैं क्योंकि भाई आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उनकी वैलेंसी तो 1 है ही है। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। तो ये जो मोनोवैलेंट आयंस होते हैं ये भी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। इनका साइज हमेशा छोटा होता है जो भी हमारा पेरेंट एटम होता है उससे। यानी कि अगर हमारे पास Na+ है और Na है तो इन दोनों में से साइज ज्यादा किसका होगा बेटा, Na का। The atomic radius and ionic radius of alkali metals increases on moving down the group. That is, they increase in size while going from lithium to cesium। ये तो हमें पता ही था कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। भाई फ्रेंशियम की हम बात ही नहीं करते। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, शेल नंबर बोले तो पीरियड नंबर इंक्रीज होता है। क्लियर, सब शेल नंबर इंक्रीज होता है, इनर शेल इंक्रीज होती हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, विदाउट एनी एक्सेप्शन ये हमारे पास आ गया इनकी एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। क्लियर, सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते तो उनका भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। क्लियर, इस तरीके से ऑर्डर होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर पीरियोडिक टेबल। एक रिकॉल करा देती हूँ, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी।
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है अल्कली मेटल्स की कंसिडरेबली लो होती है, और डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज ही होगा, क्योंकि हमें पता है भाई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। क्यों भाई? साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? लिथियम टू सीजियम डिक्रीज हो रही है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या आ गया बेटा? दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया आयनाइजेशन एंथैल्पी का विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेम इसी तरीके से बेटा हम और भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, लाइक डेंसिटी हो गया। क्लियर? और भी प्रॉपर्टीज है बेटा, जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी। सबसे पहले समझेंगे बेटा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है और होती कैसे है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमारे पास कोई भी एक मेटल है, कोई भी एक मेटल है, जब वो अपनी आयनिक फॉर्म में होगा, जब वो अपनी आयनिक फॉर्म में होगा वाटर के अंदर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके पास जब ये वाटर में जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स आकर कलेक्ट हो जाएंगे। कैसे कलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि ये मेटल तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लेकिन ये वाटर में जो नेगेटिवली चार्ज्ड हमारे पास OH माइनस होगा वो तो इससे अट्रैक्ट होगा, वो इससे अट्रैक्ट होगा। तो कोई भी मेटल जब होता है बेटा, जब वो मेटल सॉलिड स्टेट में होता है तो हम उसको सबसे पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। वहां से वहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। और उसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास आयनिक फॉर्म में। वहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और उसके बाद वो जो मेटल प्लस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है, जब हम उसे एक्वस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं ये अच्छे से हाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेटेड यानी कि वाटर के अंदर जाके अच्छे से एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं? मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया भाई? कोई भी मेटल है सबसे पहले उसकी एलिमेंटल स्टेट सॉलिड स्टेट है, कोई भी अल्कली मेटल है। सबसे पहले क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन सीधे सॉलिड मेटल में से तो नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और गैसियस स्टेट कन्वर्ट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सब्लिमेशन एनर्जी। उसके बाद ये जो हमारे पास गैसियस स्टेट में मेटल है इसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी। और उसके बाद जब इस मेटल को हम क्या करेंगे, ये हो गया मेटल प्लस फॉर्म में लेकिन गैसियस स्टेट में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है मेटल प्लस एक्वस स्टेट में। और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब समझना बेटा ध्यान से एक एक पॉइंट को। अल्कली मेटल्स आर हेवीली हाइड्रेटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हाइड्रेटेड क्यों होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, इजीली एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है? सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है। ये भी कैसा प्रोसेस है बेटा? ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जहां पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कैसा है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन ये जो गैसियस स्टेट में मेटल है, आयन है, इसे हम एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स आकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा आकर उस मेटल के पास आएंगे, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी ये कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। बस इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी।
तो हमने क्या बोला भाई कि साइज जितना छोटा होगा, किसका, आयनिक मेटल का जितना छोटा साइज होगा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा, उसका हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन उतना ज्यादा होगा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन जितना ज्यादा होगा आयनिक मोबिलिटी, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस जितना ज्यादा होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो उतना अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन साइज बढ़ने की वजह से कंपैरेटिवली मूवमेंट आयंस का कम होगा तो कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। तो बेटा हमने जो ऑर्डर पढ़ा हुआ है एटॉमिक रेडियस का, आयनिक रेडियस का, वो क्या पढ़ा हुआ है, लीना की रब से फरियाद, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है, लेकिन ये साइज का ऑर्डर गैसियस फेज में है। जब इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या आ जाएगा, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, लेकिन तब भी एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब ये एक्वस फॉर्म में होते हैं तब जिसका सबसे छोटा साइज है, दैट इज सबसे छोटा साइज जिसका होगा, जैसे कि Li प्लस है, वाटर मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा उसके पास आकर एग्रीगेट होंगे क्योंकि चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, चार्ज बाय साइज का रेशियो, सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर एग्रीगेट हो गए। तो अब एक्वस फॉर्म में क्या हुआ, जिसका सबसे छोटा साइज था उसका साइज अब सबसे ज्यादा हो गया, साइज सबसे ज्यादा हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी उसके सबसे ज्यादा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन उसका सबसे ज्यादा, कंडक्टिविटी उसकी सबसे कम, आयनिक मोबिलिटी उसकी सबसे कम। क्लियर? तो जो हमने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर मैं आपको सारी चीजें रिकॉल करा रही हूँ। जितना छोटा आयन होगा, मोर स्मॉलर द आयन मोर इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स उसके पास उतने ज्यादा आकर एग्रीगेट होंगे क्योंकि उस आयन का साइज सबसे छोटा है। ठीक है, स्मॉलर द आयन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइजेस। तो क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी जितना छोटा उसका साइज होगा। तो अब क्या हुआ बेटा, ये हमारे पास ऑर्डर आया हाइड्रेशन एंथैल्पी का। मैं आपको समझाती हूँ ये ऑर्डर कितना आया, क्यों आया, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स आयन डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन आयनिक साइज, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर अट्रैक्ट होंगे, मतलब उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो ये हाइड्रेशन का ऑर्डर है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का। Li प्लस हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर हो गया कि भाई अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, जिसका सबसे छोटा साइज था। किसका सबसे छोटा साइज था, Li प्लस का सबसे छोटा साइज था, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होता है, तभी सिर्फ ग्रुप 1 एलिमेंट्स में सिर्फ लिथियम ही है जो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब इसको एक बार डिटेल में मैं फिर से समझाती हूँ। भाई हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं कौन कौन है बेटा, यही जिसको हम अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स। क्लियर? तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, एटॉमिक रेडियस, तो क्या ऑर्डर होता है बेटा एटॉमिक रेडियस का, देखना ध्यान से, Li Na K लीना की रब से। क्लियर? उसके बाद एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है और ये किस में है बेटा, गैसियस फेज में, गैसियस फेज में। क्लियर? अब ये सारे गैसियस फेज में थे, मैंने इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या किया बेटा, इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या बन जाएंगे, Li प्लस Na प्लस। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्वस फेज में, यानी कि एक्वस फेज यानी कि पानी में डाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पानी में डाल दिया, क्योंकि गैसियस फेज में भी जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या होगा, यही ऑर्डर होगा। अब ये जो मेटल्स हैं हमने अब इन्हें पानी में डाला,
जब हमने इन्हें पानी में डाला तो क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन इज ऑल अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स का आकर इससे अट्रैक्ट होना। अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और H2O में OH माइनस नेगेटिवली चार्ज है, वो आकर इससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप खुद बताना एक्वस फेज में आने के बाद हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका सबसे छोटा साइज होगा। जिसका सबसे छोटा साइज होगा उतना ज्यादा उस पर अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो यानी कि इस Li+ के पास सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर एग्रीगेट होंगे। सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर एग्रीगेट होंगे तो एक्वस फेज में क्या हुआ, जिसका सबसे छोटा साइज था उसका साइज सबसे बड़ा हो गया और एक्वस फेज में ऑर्डर क्या आ जाता है, ये ऑर्डर आता है। ये ऑर्डर क्यों आया बेटा, आप खुद बताओ। ये ऑर्डर इसीलिए आया क्योंकि जिसका सबसे छोटा साइज था उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हुआ। क्लियर। तो अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड वाटर इंक्रीजेस, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, attraction between water and iron। आयन कौन है हमारे पास, जो हमारा मेटल है। इंक्रीजेस, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर एग्रीगेट होंगे, यानी कि उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। यानी कि अट्रैक्शन किसके बीच में है, वाटर और आयन के बीच में, तो उसे हम हाइड्रेशन कह रहे हैं। हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, चार्ज ऑन आयन जितना ज्यादा होगा। चार्ज सबका बराबर है, चार्ज सबका बराबर है तो साइज से कंपेयर किया, और चार्ज ऑन आयन जितना ज्यादा होगा और साइज ऑन आयन जितना कम होगा। साइज आयन का जितना कम होगा, वो जो मेटेलिक आयन है, ये जो आयन है, जितना साइज छोटा होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा। तो ये साइज जितना छोटा होगा, हाइड्रेशन जितना कम होगा, उतनी ज्यादा हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। बोल सकते हैं, बिल्कुल। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी तो ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रेटेड आयन ही तो है। जिसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हुआ उसका साइज अब सबसे ज्यादा हो गया। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन उतना ज्यादा होगा। भाई जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर एग्रीगेट होंगे, हाइड्रेटेड आयन उतना ज्यादा होगा। अब हाइड्रेटेड आयन का साइज जितना ज्यादा है, मोबिलिटी ऑफ आयन उतनी कम हो जाएगी। अब वो उतना इजीली मूव नहीं कर सकता। मोबिलिटी आयन की कम होगी, मूवमेंट आयन का कम होगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब समझो ध्यान से, एक एक पॉइंट को फिर से बता रही हूँ बेटा। ये हमारे पास वो मेटल्स हैं, क्योंकि हमने अभी बताया कि वो जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। सबसे पहले उन मेटल्स को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया गया, फिर उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो गैसियस स्टेट में थे लेकिन उनपे पॉजिटिव चार्ज आया, और फिर उनको जब पानी में मिलाया तो ये M+ हम आयन जो हमारे पास किस में है बेटा, एक्वस फेज में है। हम इसकी ही बात कर रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो अब समझना ध्यान से बेटा, यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो सब्लिमेशन एनर्जी थी, एंडोथर्मिक होती है। यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो आयनाइजेशन एनर्जी थी, एंडोथर्मिक होती है। लेकिन यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जो कि एक्सोथर्मिक होती है। अब इस केस में बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एनर्जी है उसी को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेटल सॉलिड स्टेट में था तो ये उसके साइज का ऑर्डर था। फिर जब वो आयनिक फॉर्म में भी आया, गैसियस स्टेट में उसका ऑर्डर यही था, लेकिन जब पानी में मिला दिया तो ये एक्वस फेज में आ गया। एक्वस फेज में आ गया तो ये वाला जो ऑर्डर है वो हमें क्या क्या बता रहा है, ये हमें ऑर्डर बता रहा है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। ऑब्वियसली हाइड्रेशन होने के बाद, हाइड्रेशन होने के बाद इसका साइज सबसे ज्यादा हो गया,
जिसका साइज सबसे छोटा था, जिसका साइज सबसे छोटा था, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा। तो ये जो अट्रैक्शन जितना ज्यादा, हाइड्रेशन उतना ज्यादा, तो ये दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे? साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साथ के साथ हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर पूछा जाए कंडक्टिविटी का ऑर्डर, लेकिन अगर पूछा जाए आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। अभी हमने सिर्फ इन दो फैक्टर्स के बारे में बात की है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्योंकि भाई जिसका सबसे छोटा साइज है, वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा उसके पास आकर एग्रीगेट हुए, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज हुई, तो जिसका सबसे छोटा साइज था अब उसका साइज सबसे ज्यादा है। ये जो फैक्टर मैंने ऊपर समझाया है, जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, एसआरपी के बारे में, तब हम इसमें वापस आएंगे। अब ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो, आपको एकदम क्लियर हो जाना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या बताना चाहता है। पढ़ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इसीलिए बेटा ये Li क्या बनाता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज जितने भी हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, ये क्या, इनका अपीयरेंस कैसा होता है? दीज ऑल आर सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं। सॉफ्टनेस जो होती है अल्कली मेटल्स की, किसकी वजह से होती है बेटा? मेटेलिक बॉन्ड की वजह से होती है, जो मेटल के बीच में होता है। क्लियर? मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीज होएगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो वो हार्ड होता चला जाएगा। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती चली जाती है बेटा? उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, डिक्रीज होती चली जाती है, और सॉफ्टनेस इंक्रीज होती चली जाती है। दैट इज द रीजन कि जो पोटेशियम है वो सोडियम से भी ज्यादा क्या है बेटा? सॉफ्ट है। तो हमारे पास डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है इनकी सॉफ्टनेस का। तो हमने लिखा भी यहाँ पर दैट जो हमारे पास पोटेशियम है वो ज्यादा सॉफ्ट है, किससे? सोडियम से। पोटेशियम ज्यादा सॉफ्ट है सोडियम से, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज होती जा रही है तो बॉन्ड वीक होता चला जा रहा है, कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता जा रहा है। ज्यादा साइज होने की वजह से इन एलिमेंट्स की डेंसिटी भी क्या होती जा रही है बेटा? लो होती चली जा रही है। डाउन द ग्रुप जाने पर लिथियम से सीजियम तक पोटेशियम लाइटर होता है सोडियम से। डेंसिटी वाले पॉइंट को भी मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगी, तो समझना बेटा। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है दैट इज मास बाय वॉल्यूम, यही होता है बेटा। अब जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब हमें ये पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर मास इंक्रीज हो रहा है। मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी। लेकिन बेटा जब हम सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड की तरफ आते हैं, जब हम सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड की तरफ आते हैं, थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड की तरफ आते हैं, तो इस तरफ आते टाइम हमें क्या दिख रहा है बेटा? इस तरफ आते टाइम हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये हमारे पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट तो हैं, इनके पास डी ऑर्बिटल तो है, लेकिन वो डी ऑर्बिटल खाली है क्योंकि डाउन द ग्रुप आते आते शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, सब शेल्स इंक्रीज हो रही हैं। तो डाउन द ग्रुप आते आते इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, मास तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ ना। तो हमें ये पता है कि मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एक एक्सेप्शन है बेटा यहाँ पर। क्या एक्सेप्शन है? क्या हमारे पास इसका ऑर्डर है कि बिल्कुल डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है, एक्सेप्ट दीज केस, सोडियम एंड पोटेशियम। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के केस पर यहाँ पर क्या मैटर कर रहा है? यहाँ पर मैटर कर रहा है बेटा कि पीरियड नंबर इंक्रीज हुआ,
सब शेल्स इंक्रीज हुई, डी आया, एफ आया, लेकिन वो सब खाली हैं। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हुआ ना, स्पेस इंक्रीज हुआ, मास उतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो उस केस में जहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? तो जहां पर डोमिनेंट फैक्टर कौन है, क्योंकि भाई हमें ये समझ में आ गया कि डेंसिटी कब इंक्रीज होगी, जब मास ज्यादा इंक्रीज हो एज कंपेयर टू वॉल्यूम। क्या बेटा, मास ज्यादा इंक्रीज हो और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो, लेकिन मास ज्यादा इंक्रीज हो। लेकिन डेंसिटी डिक्रीज होगी कब बेटा, जब मास जितना इंक्रीज हुआ उससे ज्यादा कौन इंक्रीज हो रहा है, मास जितना इंक्रीज नहीं हुआ उससे ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। और ऐसा कहाँ हुआ बेटा, ऐसा हुआ यहां पर। तो डेंसिटी का क्या ऑर्डर है बेटा, इन मेंबर्स का सेम एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन था इसलिए मैंने हाईलाइट करके समझाया। तो हमारे पास क्या ऑर्डर आ गया बेटा, लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद रुबिडियम और उसके बाद सीजियम। तो ये याद रखना बेटा एक्सेप्शन। रीजन मैंने आपको बता ही दिया है कि मास से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ ज्यादा, इसलिए डेंसिटी क्या हुई बेटा, डिक्रीज हुई। क्लियर हो गया होगा बेटा। लिथियम जो होता है इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, इसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि ये कैरोसिन ऑयल पे भी फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है। तो फिर इसको किस में रखा जाता है, पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। तो सबसे कम डेंसिटी यहाँ पर किसकी है बेटा, लिथियम की। क्लियर? तो लिथियम इज द लीस्ट डेंसर, इसकी डेंसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 0.543 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट फ्लोट्स इन कैरोसिन ऑयल, दैट्स व्हाई वी केप्ट इट इन दैट इज पैराफिन वैक्स। आई थिंक ये लिखा हुआ होगा, एंड नहीं लिखा होगा तो मैं लिख दूंगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज दीज एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। ये मैंने आपको लिखवा भी दिया है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लाइटेस्ट मेटल है हमारे पास लिथियम एंड दैट इज रैप्ड इन पैराफिन वैक्स, इट फ्लोट्स इन कैरोसिन ऑयल, इट फ्लोट्स इन kerosene oil. Clear है बेटा? Next point, the melting point and boiling point down the group increases are low, indicating weak metallic bonding due to presence of only single valence electron. जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो बॉन्ड बनाने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से मेटेलिक स्ट्रेंथ इनकी क्या होती है बेटा, वीक होती है। तो यहाँ पर हमने डेंसिटी का ऑर्डर वैसे लिख दिया है, वापस लिख देते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या आ गया, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। क्लियर? और ये हो गया इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका ऑर्डर भी अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। क्लियर? इन तीनों में बहुत कम डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी दैट इज फ्लेम टेस्ट। अब ये फ्लेम टेस्ट क्या होता है बेटा, इनके ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को जब हम फ्लेम्स पे रखते हैं, फ्लेम्स मतलब एक बर्नर है, बर्न हो रहा है, उस पे हमने इसको रखा एलिमेंट को, तो क्या होता है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी कम होती है। क्यों होती है भाई, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, उस एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएगा, और जब लौट कर आएगा तो वो जिस रीजन में कलर, वो जिस रीजन में एनर्जी रिलीज करेगा वो विजिबल रीजन की होगी, वो वेवलेंथ विजिबल रीजन की होगी, तो कलर दिखाई देता है। इसीलिए ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं इसके सारे एलिमेंट्स कलर शो करते हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम कलर शो नहीं करता, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल कर वो स्टेबल हो जाना है, तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है वो इजीली और फ्लेम टेस्ट देता है। तो फ्लेम कलरेशन इज ऑल अबाउट ये जो कलर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाता है, वहां पर अनस्टेबल होता है, ये एक्साइटेड स्टेट होता है, ये ग्राउंड स्टेट होता है।
जब वो इलेक्ट्रॉन लौट कर आता है, जिस रीजन में आता है वो रीजन कैसा होता है, विजिबल रीजन। तो जैसे हमने डी एंड एफ में पढ़ा था ना, कुछ उसी टाइप का है। क्लियर? तो हम उसे हीट कर रहे हैं, फ्लेम टेस्ट मतलब बर्नर पे रखना, हीट कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। The alkali metals and their salts impart characteristic of color to an oxidizing flame. This is because the heat from the flame, जो हीट उसे मिलती है फ्लेम से, वो क्या करती है, उस आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है हायर एनर्जी लेवल के लिए। When the excited electron comes back to the ground state, जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, there is emission of radiation in the visible region। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है बेटा, कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो। ये क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है बेटा, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का और डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का। याद आया? ये जो विजिबल रीजन होता है, जो हमारे पास 300 से 700 नैनोमीटर का अप्रोक्सीमेटली होता है, इसमें हमारे पास कलर्स होते हैं। क्लियर? तो ये जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके लौट कर जब वापस आते हैं, जिस रीजन में वापस आते हैं, वो हमारे पास कैसा रीजन होता है, वो होता है हमारे पास रीजन कैसा बेटा, जहाँ पे कलर हमें दिखाई देता है। क्लियर? तो मेटल फॉर एग्जांपल कलर, लिथियम, लिथियम देता है क्रिम्सन रेड कलर, याद करना है मैम, बिल्कुल याद करना है। सोडियम येलो कलर एमिट करता है बेटा, पोटेशियम वॉयलेट कलर एमिट करता है, रुबीडियम रेड वॉयलेट, सीजियम ब्लू कलर। फ्लेम टेस्ट है बेटा। तो ये अल्कली मेटल्स कलर शो क्यों कर रहे हैं, फ्लेम टेस्ट क्यों देते हैं, सिंपल, एलिमेंट्स का डिटेक्शन करना है भाई, कौन सा एलिमेंट है, तो रख दिया सीधे बर्नर पे, हीट मिली, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत कम थी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में गया, लौट कर आया तो कलर दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, अब बच्चों को लगेगा मैम इस थ्योरी की हमें कोई जरूरत नहीं है, लगेगा हमें बस आप ये भी लिखवा देते काफी था, लिटरली इतना काफी था, लेकिन ये मैं तब लिखवा देती डायरेक्ट जब मैं मानकर चलती कि आपको सब आता है। लेकिन मैं क्या मानकर पढ़ाती हूँ बेटा, कि एक ना एक बच्चा इस क्लास में जरूर ऐसा होगा जो ये सब चीजें पहली बार समझ पा रहा होगा, क्योंकि काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि व्हाटएवर द रीजन, कभी कोई क्लास छूट गई होगी, कोई ना कोई कंसेप्ट ऐसा रह गया होगा, और इसी वजह से उसने इनऑर्गेनिक को क्या समझ लिया होगा, यार सिर्फ रट्टा मारना है, क्योंकि नोट्स में क्या मिलता है, नोट्स में सिर्फ ये टेबल मिलती है, रीजन नहीं मिलता कि why these are showing these color। तो सिंपल सा रीजन है बेटा, लेकिन वो रीजन क्लियर तब होगा जब टर्मोलॉजी क्लियर होंगी। टर्मोलॉजी कब क्लियर होंगी, जब प्रॉपर नोट्स होंगे हमारे पास। तो बेटा ये आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है मैम मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि अल्कली मेटल कलर शो करते हैं, पेपर में क्या आएगा, हाँ पेपर में बिल्कुल यही आएगा, लेकिन मान लो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, करेक्ट इनकरेक्ट शो आ गया, यही पूछ लिया कि भाई कलर शो करता है तो क्यों करता है, तो पता तो होना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए ना, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्यों दे देगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, क्यों होती है, नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देकर वो स्टेबल हो रहा है, तो सिंपल सा जब उसको फ्लेम्स पे रखा जाता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, हाईली अनस्टेबल होता है, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट कर जब वापस आते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती है, उन्हें कलर दिखाई देने लगते हैं, विजिबल रीजन के कलर, और ये कलर वो शो करता है। क्लियर बेटा, दैट इज फ्लेम टेस्ट। तो ये बेटा आपकी इच्छा है, जैसे कि मैंने हाइड्रेशन एंथैल्पी समझाया, मैं सिर्फ ऑर्डर भी लिखवा दी तो काफी था ना, लेकिन व्हाट इज हाइड्रेशन, व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, ट्राई करो वो फ्लो चार्ट मैं ना तुम बनाओ। तो इसलिए बेटा पहले मैंने सोचा था कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक साथ लिखवा के एक दिन में पूरा खत्म कर दूंगी, लेकिन मुझे यही लगा कि कोई ना कोई बच्चा इस क्लास में जरूर ऐसा होगा जो पहली बार इन टर्म्स को सुन रहा होगा। अब तक बच्चे क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बना के रटते हैं, अरे भाई रटो, लेकिन समझ के रटोगे तो बाई चांस अगर कोई एक्सेप्शन मिस भी हो गया तो याद तो रहेगा कि क्यों डेंसिटी में सोडियम और पोटेशियम में एक्सेप्शन था,
कहीं यही भूल जाओ यार एरो ऐसा था या ऐसा था, तो बेटर है ना बेटा कि मैं ट्रिक्स बताऊं तुम्हें याद करने की, उससे बेटर है कि हमारा कंसेप्ट तो क्लियर हो। तो फ्लो चार्ट भी हम बनाएंगे लेकिन हमारा एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर ये है तो क्यों है ऑर्डर। तो डेंसिटी भाई मास इंक्रीज हो रहा था, ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सेप्शन आया ना, तो एक्सेप्शन का रीजन समझना जरूरी है, लेकिन एक्सेप्शन के रीजन को हर जगह लगाने की गलती मत करना। क्लियर? अब कोई ये डाउट पूछ ले मैम ये क्रिम्सन रेड ही क्यों दे रहा है, फिर उसका मैं क्या कर सकती हूँ? क्लियर? तो ये याद रखना बेटा, ये कलर शो करते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। बेटा ये ध्यान रखना, लिथियम को छोड़कर जितने भी हमारे पास हैं, लिथियम को छोड़कर जितने भी हमारे पास हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करते हैं। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम एक टर्म पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक टर्म हम अभी पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों में पता है क्या डिफरेंस है? आयनाइजेशन एनर्जी में हम बोलते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। लेकिन वो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो क्या थी? किसी भी मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, वो मेटल सॉलिड स्टेट में है। तो हम अभी बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। These elements when irradiated with light, जब इस मेटल सरफेस पे एक लाइट इरेडिएट की जाती है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब मे बी सफिशिएंट टू मेक एटम लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, एंड दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल फॉर इलेक्ट्रोड्स इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो जितने भी हमारे फोटो वोल्टिक सेल्स होते हैं वहां पर हम सीजियम और पोटेशियम को इसीलिए यूज करते हैं। क्लियर? तो एक्सेप्ट लिथियम, बाकी सबको हम यूज करते हैं। मैम लिथियम को क्यों नहीं करते? बेटा लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है, छोटा साइज। क्लियर? एनोमलस बिहेवियर अभी हमने बोला था ना, तो लिथियम को छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी अच्छे एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि भाई लिथियम बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो उसका वो एक इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है जो न्यूक्लियस के बहुत करीब है, तो कुछ तो अट्रैक्शन होगा। साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बताता ना रामलाल और पिंकी के एग्जांपल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। चलो कुछ कलर्स हम कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ गए। व्हाई अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट, हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई इनकी आउटर मोस्ट शेल में, इनकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो बॉन्डिंग कंपैरेटिवली कम होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग कंपैरेटिवली कम होगी, तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। और मेटल मेटल बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो ये क्या होंगे? कंपैरेटिवली सॉफ्ट होंगे। नेक्स्ट बेटा, अमंग पोटेशियम एंड सोडियम विच वन इज लाइटर मेटल? अब सोच समझ के जवाब देना बेटा। यहां पे हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा मेटल लाइटर होता है, तो अगर हमें ये बताना हो कि कौन सा मेटल लाइटर होता है तो क्या करेंगे बेटा? इस केस में हमें सिंपल डेंसिटी का ऑर्डर देखना है। तो डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं, बताओ जल्दी बेटा क्या आंसर आ जाएगा? आज ही पढ़ा है हमने, अभी पढ़ा है। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? कौन सा इनमें से है जो कम डेंसिटी रखता है? बिल्कुल, पोटेशियम लेस डेंसर होता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? दैट पोटेशियम इज लेस डेंसर, तो वो लाइटर हो जाएगा। तो हमारे पास डेंसिटी का ऑर्डर भी था विद एक्सेप्शन, क्या था भाई? होना क्या चाहिए था? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि मास इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हमने ऑर्डर पढ़ा इसका डेंसिटी का। तो डेंसिटी बोलो, लाइटर एलिमेंट बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट, व्हाट कलर इज इम्पार्टेड बाय रुबिडियम इन फ्लेम टेस्ट? कलर शुड बी ऑन टिप्स, तुक्के नहीं लगाने हैं। तो कलर कौन सा था बेटा? दैट इज रेड वॉयलेट। इससे पता चलता है कितना आपका क्लास में फोकस है, कंसंट्रेशन है, आप आंसर कर पाओगे। विच अल्कली मेटल डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अभी हमने पढ़ा था लिथियम,
क्या रीजन बताया था बेटा, मैंने रीजन भी बताया था, क्योंकि इसका साइज क्या होता है बेटा, ड्यू टू स्मॉल साइज, साइज स्मॉल होने से क्या होता है, एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका साइज स्मॉल होने की वजह से, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने की वजह से ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। Why cesium and potassium are used as electrodes in photoelectric cells? अभी बताया था बेटा, क्या इनका साइज क्या होता है, कंपैरेटिवली हाई होता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। तो ड्यू टू लार्ज साइज, इनका साइज क्या होता है बेटा, लार्ज होता है, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। इलेक्ट्रॉन इजीली आउटर मोस्ट शेल से निकल जाता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होने की वजह से हम इन्हें यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग खत्म हुई हैं अल्कली मेटल्स की। आज हमें टाइम लगा कवर करने में, क्योंकि हम कंसेप्ट समझ रहे थे, लेकिन जब हम ग्रुप 2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हमारे कंसेप्ट रिवाइज होंगे, क्योंकि मैं वर्बली समझाऊंगी, बट हम सीधा सीधा ऑर्डर लिखेंगे। क्लियर? फिर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे पीवाईक्यू से जस्ट पहले। डिस्कस करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ना है, ये तो समझ में आ ही गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल अबाउट कि ये किसके साथ कैसी रिएक्शन देता है, और उसमें भी हम स्पेशली किसे डिस्कस करते हैं, उसमें भी हम स्पेशली डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद एयर। एयर बोला तो एयर में कौन है, O2 है, N2 है। रिएक्शन विद वाटर हो गया। क्लियर? यही सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा। अब सबसे पहले द अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, कोई शक नहीं है। ये रिएक्टिव ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि ये रेडी बैठे रहते हैं, डेस्परेट होते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो रिएक्टिव होते हैं। सोडियम तो इतना रिएक्टिव होता है कि पानी में भी आग लगा देता है। लैब में कभी जाओगे बेटा, सोडियम रिएक्ट करता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। The reactivity of these metals increases down the group. Down the group जाते जाते इनकी reactivity क्या होती है, increase होती चली जाती है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं reactivity towards air. Reactivity towards air is all about, air में क्या present होता है भाई, air में O2 और N2 present होता है। तो alkali metals tarnish in dry air due to the formation of oxides which in turn react with moisture to form hydroxides. लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ऑक्साइड भी 3 प्रकार के होते हैं। भाई ऑक्साइड भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बेटा? नंबर 1 परऑक्साइड, नंबर 2 सिंपल ऑक्साइड, नंबर 3 सुपर ऑक्साइड। क्या बेटा? सुपर ऑक्साइड। तो 3 तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं, और सुपर ऑक्साइड्स बनाने के लिए साइज हमें ज्यादा चाहिए होता है। क्यों? समझना बेटा ध्यान से। तो सबसे पहले इन रिएक्शंस को देखना कि कौन अल्कली मेटल, कौन लीना की रब से। क्लियर? तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा कि इनमें से कौन सिंपल ऑक्साइड बनाता है, कौन परऑक्साइड बनाता है, और कौन दैट इज जो हमारे पास है दैट इज सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारे पास 3 तरीके के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज लिथियम। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक्शन ऑफ एयर। हमने बोला एयर में हमारे पास O2 और N2 प्रेजेंट है। तो जो ये लिथियम है ना बेटा, लिथियम जब O2 से रिएक्ट करता है तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्म करता है Li2O का। यानी कि ये कैसा ऑक्साइड बनाता है बेटा, ये हमारे पास फॉर्मेशन करता है सिंपल ऑक्साइड का। किसका बेटा? सिंपल ऑक्साइड। और अगर मैं बोलूं कि हम इसे एयर से रिएक्ट करा रहे हैं, तो लिथियम को जब हम एयर से रिएक्ट करा रहे हैं तो एयर में तो क्या प्रेजेंट है, एयर में O2 भी प्रेजेंट है, N2 भी प्रेजेंट है। तो जब ये O2 से रिएक्ट करता है तब तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, और जब ये N2 से रिएक्ट करता है तो Li3N का फॉर्मेशन करता है। ये ध्यान रखना बेटा दैट इट इज द ओनली एलिमेंट इन ग्रुप 1
इट इज द ओनली एलिमेंट इन ग्रुप 1 जो कि लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो लिथियम सिंपल ऑक्साइड बनाता है। जब हम सोडियम को रिएक्ट कराते हैं एयर के साथ, यानी कि N2 से तो ये रिएक्ट ही नहीं करता, O2 से ये रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है किसका? परऑक्साइड का। तो ये क्या बनाया इसने? सोडियम परऑक्साइड। ये तो आपको पता ही है बेटा, परऑक्साइड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड जो कि फॉर्मेशन करता है सुपर ऑक्साइड, तो पोटेशियम हो, रुबीडियम हो या सीजियम हो, ये तीनों के तीनों जब रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, हम सिंपली लिख सकते हैं बेटा एयर, क्योंकि N2 के साथ ये रिएक्ट करते नहीं है। जब ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं किसका? सुपर ऑक्साइड का। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। अगर यहाँ पर रुबीडियम होता तो ये भी बनाता RbO2, क्योंकि बेटा सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए एलिमेंट का साइज कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट भी किया था। तो परऑक्साइड क्या होता है? O जो एग्जिस्ट करता है O2 -2 फॉर्म में, एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है। ऑक्साइड क्या होता है बेटा? एक ऑक्सीजन -2 चार्ज के साथ। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है बेटा? दैट इज O2 माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, यहाँ पर सबकी वो इजीली हो जाएगी। तो ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन है और ये परऑक्साइड है। क्लियर? तो याद रखना बेटा कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स में सिर्फ लिथियम है जो सिंपल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम है जो परऑक्साइड बनाता है, ये Na2O2 है, Na2O2। क्लियर? और नेक्स्ट हमारे पास बेटा पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये फॉर्मेशन करते हैं बेटा किसका? सुपर ऑक्साइड का। याद रखना, पूछा जाता है। तो एयर के साथ रिएक्शन की बात हो रही थी, हमने लिख दिया। और यहाँ पे मैंने तीनों की रिएक्शन एयर से ही कराई है, तीनों की रिएक्शन एयर से कराई है। तो नाइट्रोजन के साथ तो ये रिएक्ट करते ही नहीं है, यहाँ पर भी मैं एयर लिख देती हूँ, क्योंकि समझ में तो आ ही रहा है ना भाई, एयर में O2 N2 दोनों प्रेजेंट है, N2 के साथ सिर्फ ये रिएक्ट करता है। क्लियर? लिथियम नाइट्राइड हम लिख भी सकते हैं। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है भाई? साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सुपर ऑक्साइड के बनने की क्षमता क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इनका पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? पोलराइजिंग पावर क्या होता था? पोलराइजिंग पावर होता था हमारे पास कैटायन के लिए हमने डिफाइन किया था। तो जितना छोटा हमारे पास, जितना पोलराइजिंग पावर कितना ज्यादा होगा बेटा? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन हम मेजर करते थे कोवेलेंट नेचर देखने के लिए, तो यहाँ से वो सारी प्रॉपर्टीज भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो हम लिख भी सकते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप, as we move down the group, stability of peroxide, क्योंकि एक ही ने बनाया ना, stability of peroxide decreases, stability of superoxide increases। तो ये जो डाउन द ग्रुप हम आए हैं, तो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम बने हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा? इंक्रीज हो रही है, which may be expanded, which may be expanded on the basis of larger size of, जो हमारे पास लार्जर साइज है किसका बेटा? आयंस का। तो हमारे पास जो भी एनायंस है, जो भी हमारे पास कैटायन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा एनायन उसके साथ आकर ऑन द बेसिस ऑफ लार्जर, ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजिंग पावर भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजिंग पावर, जो हमने फैजान्स रूल में पढ़ा हुआ है।
याद है बेटा फिजान्स रूल, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। क्लियर? तो ओनली लिथियम, नेक्स्ट नोट, ओनली लिथियम, देखो बेटा ध्यान से, जब हमने एयर के साथ रिएक्शन कराई, क्लियर, तो सिर्फ लिथियम ने नाइट्राइट का फॉर्मेशन किया है। ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड, इसने नाइट्राइड का फॉर्मेशन किया क्योंकि एयर में N2 भी प्रेजेंट थी। ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड एंड नो अदर alkali metals forms nitrite, कोई और अल्कली मेटल नाइट्राइट का फॉर्मेशन नहीं करता। देख लो बेटा, क्योंकि हमने रिएक्शन एयर के साथ कराई है। क्लियर? तो जितने भी हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, जो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में, किसके साथ? वो और फिर हीट भी रिलीज करते हैं। तो जितने भी हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं जिनका हमने अभी फॉर्मेशन किया है, तो नॉर्मल ऑक्साइड्स आर जितने भी हैं सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि सोडियम सिर्फ Na2O2 ही बनाए, तो दे ऑल आर सॉल्यूबल इन वाटर विथ रिलीज ऑफ हीट, हीट भी रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम का जो सिंपल ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? Na2O। जब इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में हीट भी रिलीज करेगा। Na2O2 का भी कराएंगे तो वो H2O2 का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे कि अगर हमने रिएक्शन कराई किसकी? दैट इज Na2O2 की वाटर के साथ, तो ये यहाँ से भी क्या बना देगा? NaOH का फॉर्मेशन कर देगा, साथ में क्या रिलीज कर देगा? H2O2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो इन ऑक्साइड्स का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये इनका भी फॉर्मेशन करेगा। आई थिंक ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, हमने यहीं पे लिख दिया। हाँ, रिएक्शंस विद वाटर, तो ये कोई बात नहीं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। यस, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा? रिएक्शन विद वाटर। अब हम बात कर रहे हैं कि हम इन एलिमेंट्स की रिएक्शन किसके साथ कराएं? अगर वाटर के साथ कराएं तो ये इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। क्योंकि हमने एयर के साथ जब रिएक्शन कराई तो O2 N2 दोनों के साथ रिएक्शन कराती, तो O2 के साथ तो सब रिएक्ट करते हैं, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के साथ सिर्फ लिथियम रिएक्ट करता है। डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम भी नाइट्राइट बनाएगा। अभी हमने ग्रुप 2 का जिक्र नहीं किया है। The alkali metals reacts with water to form respective hydroxide and dihydrogen, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो हम जब इनकी रिएक्शन कराते हैं, हमने इनके हाइड्राइड्स की भी रिएक्शन कराई थी, अल्कली मेटल्स की भी रिएक्शन कराई थी, हाइड्रोलिथ का फॉर्मेशन हुआ था, याद है? कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो वहां से CaH2 का भी फॉर्मेशन होता है। It may be noted that although lithium has most negative electrode potential, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है तो ये हमें पता होता है कि उतना अच्छा वो क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट्स रिएक्शन विद वाटर इज लेस विग्रस देन दैट ऑफ सोडियम which has the least negative electrode value among all the alkali metals. This behavior of lithium attributed to its, किसकी वजह से हुआ बेटा ये? उसका स्मॉल साइज, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा थी। अदर मेटल्स ऑफ द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर, बाकी सारे जितने भी हैं और वाटर के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। मैंने कहा ना सोडियम पानी में आग लगा देता है, लेकिन लिथियम उतना एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए था। क्यों बेटा? एनोमलस बिहेवियर, उसका साइज छोटा, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। क्लियर? दे ऑल्सो रिएक्ट विद प्रोटोन डोनर्स सच एज, ये प्रोटोन डोनर्स यानी कि जो भी H+ देते हैं ये उनके साथ भी रिएक्ट करेंगे, लाइक अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया और एल्काइंस हो गए। और ये प्रॉपर्टी आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ी है। तो सबसे पहले नॉर्मल अगर हम बात करें तो Na2O
जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, NaOH का फॉर्मेशन करता है, हीट भी साथ में रिलीज करता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम रिएक्शन करा दें Na2O2 की वाटर के साथ तो ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, बेस का तो फॉर्मेशन करता ही है, साथ में H2O2 का भी फॉर्मेशन करता है। अगर हम रिएक्शन कराते हैं सुपर ऑक्साइड्स के साथ, KO2 की रिएक्शन हम वाटर के साथ करा दें, अगर हम KO2 की रिएक्शन वाटर के साथ करा दें तो यहाँ से भी बेटा बेस बनेगा, वाटर बनेगा और O2 गैस भी क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर? तो मेटल की हाइड्रोजन की फॉर्मेशन भी करते हैं जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, वो रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बेटा वाटर के साथ ये जो है हमारे पास बाकी लिथियम के अलावा जो बाकी सारे हैं वो इनके साथ भी रिएक्ट करते हैं। कैसे बेटा, कोई भी मेटल हमने ले लिया, जब हमने रिएक्शन कराई अल्कोहलिक ग्रुप के साथ तो अल्कोहलिक ग्रुप क्या देता है बेटा, याद है हमने ऑर्गेनिक में विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा है, तो विलियमसन सिंथेसिस में हम किसके साथ रिएक्शन कराते थे, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराते थे। वो सोडियम एल्कोक्साइड बनता कैसे था, ये जो मेटल्स हुआ करते थे यहाँ से अल्कोहल से क्या लेते हैं, H+ ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा C2H5O- इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5OM प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जानी है, तो ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर गया। वहीं पे एज इट इज हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं हैलाइड्स के साथ, एल्काइंस के साथ, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में और इनके पास एसिडिक H+ होती है। फॉर एग्जांपल इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसी एल्काइन के साथ, तो एल्काइंस का ये कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये H+ देगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C-M+, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और यहाँ से भी क्या रिलीज हो जाएगी बेटा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन पड़ी हुई है, ये विलियमसन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप होता था, ये अल्काइंस की जब मेटल के साथ रिएक्शन कराते थे रिडक्शन करवाने के लिए। क्लियर? तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। ये हमने हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ी है कि जब हम अल्कली मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ बेटा, जब हम अल्कली मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं डाइहाइड्रोजन के साथ तो वो किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, वो फॉर्मेशन करता है साथ में हाइड्राइड्स का, क्योंकि मेटल्स नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल्स नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो किसी भी मेटल की रिएक्शन जो हमारे पास अल्कली मेटल होगा जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन। लिथियम के साथ बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है टू फॉर्म हाइड्राइड्स। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वो आयनिक होते हैं नेचर में और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम की रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन के साथ कराई तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, सोडियम हाइड्राइड का। ये मैंने रिएक्शन बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पर इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस्ड है बेटा, पढ़ी हुई हैं सारी की सारी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट हम जब रिएक्शन कराते हैं हैलोजेंस के साथ, हैलोजेंस भाई हैलोजन की वैलेंसी 1, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स की वैलेंसी 1, तो किस तरह के हैलाइड्स बनाएगा, मेटल हैलोजन क्रॉस मल्टीप्लाई MX टाइप के। तो यहाँ पर भी कुछ टफ नहीं था, ये रिएक्शंस ऑलरेडी हाइड्रोजन में पड़ी है। यहाँ पर भी हमने क्या किया बेटा, सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन कराई और भी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करें बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अल्कली मेटल हैलोजन के साथ इजीली रिएक्ट कर देते हैं, जल्दी ही रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स। देखो बेटा अल्कली मेटल्स जितने भी हैं उनकी वैलेंसी 1, हैलोजेंस की वैलेंसी 1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरह के हैलाइड्स बनाएंगे, MX टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। जो लिथियम हैलाइड्स है वो नेचर में कोवेलेंट है, ये ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ।
जो लिथियम हैलाइड बनाता है वो नेचर में कैसा होता है बेटा, कोवेलेंट। क्यों बेटा, सेम रीजन, इसकी पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों, छोटा साइज होने की वजह से ये एनायन के साइज को ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर, the Li plus ion is very small in size and high tendency to distort electron cloud around the negative halide ion. Since anion with large size can be easily distorted among halides, lithium iodide is the most covalent in nature. देखो बेटा, ये चीजें हमने फेजांस रूल में पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। फेजांस रूल में हमने क्या पढ़ा था भाई, आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड ना तो कंप्लीटली आयनिक होता ना ही कंप्लीटली कोवेलेंट होता। तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर किसी के अंदर, ये भी क्यों अराइज हुआ था, क्योंकि जो दो आयनिक कंपाउंड हमने एग्जाम्पल में लिए थे, एक का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा था, एक का मेल्टिंग पॉइंट कम था। तो वो कम ज्यादा क्यों था, उसके पीछे क्या रीजन था, तो वो कम ज्यादा का जो डिफरेंस आया था वो इसीलिए आया था कि एक के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब कोई भी कंपाउंड ना तो कंप्लीटली आयनिक होता ना ही कंप्लीटली कोवेलेंट होता। तो हर कंपाउंड में कोई ना कोई कोवेलेंट परसेंटेज प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब कुछ अफेक्ट होता है। तो ये जो रीजन है बेटा कि जो लिथियम है उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर क्या थी, उसकी क्या टेंडेंसी है कि वो एनायन की शेप को डिस्टॉर्ट कर दे। जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा जितना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना छोटा साइज होगा। दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और वो लिथियम की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो फिर Li लिथियम आयोडाइड का सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर क्यों है, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन and polarizability of anion is directly proportional to covalent character, already discussed in Fezan's rule. तो ये जो पोलराइजिंग पावर है कैटायन, लिथियम का साइज सबसे छोटा, चार्ज सबका बराबर है। एनायंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनायंस का क्या था पोलराइजेबिलिटी देखने का फॉर्मूला, सबसे ज्यादा साइज हो और सबसे ज्यादा चार्ज हो। चार्ज बराबर है सारे हैलोजेंस का, लेकिन साइज सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों कि साइज ज्यादा होगा, अरे जितना बड़ा साइज होगा, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टॉर्ट होगा तो उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इसीलिए लिथियम आयोडाइड सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। क्लियर, तो यहाँ पर यही पॉइंट है बेटा। हैलाइड्स कैसे बनाएंगे भाई, एमएक्स टाइप के बनाएंगे, इसमें तो हमें कोई शक था ही नहीं। लेकिन जो हैलाइड्स हमारे पास बनते हैं उनमें से जो लिथियम है, सिर्फ लिथियम के जितने भी हैलाइड्स बनते हैं उनमें भी सिर्फ लिथियम फ्लोराइड ऐसा है जो कि कैसा है नेचर में बेटा, आयनिक है, लेकिन वाटर में इनसॉल्यूबल है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। क्लियर, सेम उसी तरीके से बाकी जितने भी हैं लाइक लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, दे ऑल आर कोवेलेंट इन नेचर। ये कैसे हैं बेटा, कोवेलेंट हैं। क्लियर, कोवेलेंट है, साथ के साथ सॉल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। सॉल्यूबल इन किस किस में बेटा, बेंजीन हो गया, क्लियर, ईथर हो गया, जितने भी हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। और इनमें भी अगर हमें कंपेयर करना पड़ जाए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, ऑब्वियसली फ्लोराइड्स का होगा, क्योंकि जितना कम कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। फ्लोराइड्स, then chlorides, then bromides and then iodides, क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम आयनिक कैरेक्टर। रेस्ट अगर हम औरों का कंपेयर करें, भाई हैलाइड्स तो हमारे पास और भी है ना, हैलाइड्स तो हमारे पास और भी है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, तो उनमें भी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, होने वाला है
2 मिनट बस। तो उनमें भी सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, जिनका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना कम होगा। तो बेटा इनको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ दैट, रिकॉल कराने के लिए, दैट फेजांस रूल क्या कहता था बेटा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अब इसको हम वापस डिस्कस कर रहे हैं। फेजांस रूल क्या कहता था, दैट पोलराइजिंग power of cation is directly proportional to charge on cation and inversely proportional to size of cation and polarizability of anion. polarizability किसकी प्रॉपर्टी थी बेटा, polarizability of anion is directly proportional to charge and size of anion, and this polarizing power of cation and this polarizability of anion is directly proportional to covalent character. That covalent character is directly proportional to polarizing power of cation, that is directly proportional to polarizability of anion, and that is inversely proportional to ionic character. ionic character जितना कम होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। क्लियर है? तो अब अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं तो आप ऑर्डर बता सकते हो मुझे, बिल्कुल बता सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको, मुझे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, किस किस का, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। अब देखो कैटायन तो सबका सेम है, कैटायन सबका सेम तो चार्ज और साइज भी सबका सेम, चार्ज और साइज भी सबका सेम, तो बच क्या गया, बच गया भाई एनायन वेरी कर रहा है, और एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा, आयनिक कैरेक्टर जितना कम होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका, क्लियर है एकदम, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये वही सारी चीजें हैं जो हमने कहाँ पढ़ी हैं, जो हमने पढ़ी हैं फेजांस रूल केमिकल बॉन्डिंग में। तो करेंगे बेटा कंटिन्यू इसे नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है बेटा 20 को जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें 5-6 क्वेश्चन एस ब्लॉक एलिमेंट के भी हैं। क्लियर, कोशिश मेरी है कि मैं उन्हें हटवा दूं, अगर ना हट पाए तो घबराना मत, जितना पढ़ लिया है जितना आता है उतने अटेम्प्ट करना, ठीक है। कोशिश है हट जाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो मैंने कुछ बच्चों के डाउट्स देखे थे इस वजह से मैंने अनाउंस किया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना करो, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। क्लियर? तो बेटा अच्छे से होली मनाना, लेकिन कोशिश करना कि इस शिद्दत के साथ पढ़ना कि अगली होली आपकी कहाँ मने, अपने फेवरेट एमबीबीएस कॉलेज में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बच्चों।